हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके की जो फुल एनालिसिस करेंगे आज की क्लास में, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो को पूरा देखें और बताएं कमेंट करके कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिंदगी के कई राज हैं, जिंदगी के कई राज हैं, उनको राज ही रहने दो, उनको राज ही रहने दो। अगर है कोई नाराज है तो अगर है कोई नाराज है तो मना लो उसको, नाराज नहीं रहने दो। अगर है कोई नाराज है तो मना लो उसको, नाराज नहीं रहने दो। तो दोस्तों, आज की क्लास मोटिवेशन लाइन ये है और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किसको भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया, यानी कि बात करते हैं कौन से शहर जो भारत के रहने योग्य है। तो बात करते हैं बेंगलुरु शहर जो है यह रहने योग्य है। और बात करते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, तो इसका शॉर्ट नेम होता है CSE, यानी कि इसी का फुल फॉर्म ये होता है। और इसी के द्वारा जारी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर को सबसे रहने योग्य शहर माना गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है, यानी बेंगलोर के बाद बात करते हैं यह जो है पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का यह एक हिस्सा है। वहीं बात करते हैं बेंगलुरु की बाद जो स्थान मिला है यह चेन्नई को मिला है, और उसके बाद शिमला, उसके बाद भुवनेश्वर, उसके बाद मुंबई को मिला है। यानी कि बात करते हैं सिर्फ शीर्ष 5 में यह शहर नाम में शामिल है। यानी कि बात करते हैं ये सब जो शहर है बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई आदि, ये सिर्फ 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल है। वहीं बात करते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में बेंगलोर सभी शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मापदंडों पर सर्वश्रेष्ठ शहरों में उभरा। यानी कि 10 लाख शहरों में बेंगलोर जो है सबसे शीर्ष पर रहा है। और वहीं बात करते हैं तो यह इंडेक्स जो जारी किया जाता है, सबसे पहले इंडेक्स के बारे में जानते हैं। यह इंडेक्स जो जारी किया जाता है पर्यावरण के अनुकूल जो भी शहर है उसको इसमें सर्वश्रेष्ठ अनुकूल यानी कि पहला स्थान मिलता है। और यानी कि उसमें जो देखते हैं स्वच्छता, यानी कि उसका परफॉर्मेंस, यानी पर्यावरण के अनुकूल साफ सुथरा सफाई, यानी कि जो भी इसके अंतर्गत आते हैं जो प्रदूषण से यानी कि प्रदूषण लेस हो और पर्यावरण के अनुकूल हो, उसके अनुसार से यह रैंकिंग जारी किया जाता है। और वहीं बात करते हैं 111 शहरों में अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा था। और वहीं बात करते हैं यानी कि 111 शहर ने भाग लिया था, 111 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें कि अहमदाबाद तीसरे स्थान पर था। और वहीं बात करते हैं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में शिमला सर्वोच्च स्थान पर रहा है। और 10 लाख से सबसे अधिक आबादी वाले में बेंगलोर और सर्वोच्च पर रहा है। वहीं 10 लाख से कम में शिमला सर्वोच्च स्थान पर रहा है। उसके बाद जो है शिमला के बाद भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं बात करते हैं केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी MPI को भी प्रकाशित किया है। इस सूचकांक में इंदौर को मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। यानी कि मिलियन प्लस शहरों में की सूची में यह इंदौर सबसे यानी कि प्रथम स्थान रहा है। और स्वच्छता रैंकिंग में भी इंदौर पहले स्थान पर है भारत में। और वहीं बात करते हैं इसके बाद सूरत और भोपाल रहा है। यानी कि इंदौर के बाद जो है सब इसमें MPI श्रेणी जो इंडेक्स है जारी किया गया था उसमें इंदौर के बाद सूरत और भोपाल, उसके बाद दूसरा यानी तीसरा स्थान इन दोनों को मिला है। वहीं बात करते हैं, वहीं अगर आपको से पूछे तो पहला स्मार्ट शहर कौन सा है, तो पहला स्मार्ट सिटी की बात करें तो भुवनेश्वर है। और 100वां स्मार्ट सिटी की बात करें तो 100वां स्मार्ट सिटी की बात करें तो शिलोंग है। और पहला स्मार्ट सिटी की बात करें तो भुवनेश्वर पहला स्मार्ट सिटी है। आइए बात करते हैं और भी इंडेक्स के बारे में। हाल ही में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया था 2022 में 22 जारी किया गया था, उसी में भारतीय यूनिवर्सिटी की टॉप 200 में रैंकिंग मिला था IIT बॉम्बे को, IIT दिल्ली और IIC बेंगलुरु को मिला है। यानी कि टॉप 200 में इन तीनों को यह स्थान मिला है। वहीं बात करते हैं दुनिया में टॉप वर्ल्ड में टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और वहीं बात करते हैं तीसरे स्थान पर रहा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तीसरे स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर रहा था ये बात करते हैं
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रहा था। और टॉप 200 में यह तीनों यूनिवर्सिटी रहे थे। वहीं बात करते हैं ISC बेंगलुरु ने CPF मीट्रिक के लिए में से 100 स्कोर प्राप्त किया है, यानी कि 100 में से 100 अंक प्राप्त किया है। वहीं JNU पहली बार टॉप 600 में शामिल हुआ, यानी कि पहली बार जो है 600 रैंकिंग में या यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार JNU यूनिवर्सिटी शामिल हुआ है। अब बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं वहीं और इंडेक्स की, तो बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की स्थान की बात करें तो 140 रहा है। और वहीं बात करते हैं यह इंडेक्स जो जारी किया जाता है वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान की बात करें तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं बात करते हैं अंतिम स्थान, तो अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा है। और बात करते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की स्थान तो 49 रहा है। और वहीं बात करते हैं प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है। और बात करते हैं अंतिम स्थान बुरुंडी अंतिम स्थान यानी कि 120वें स्थान पर रहा है। और वहीं बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में, तो यह बात करते हैं जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। और वहीं बात करते हैं भारत की रैंकिंग तो 142 में भारत की रैंकिंग है। और प्रथम स्थान की बात करते हैं नॉर्वे है। और अंतिम स्थान की बात करते हैं इरिट्रिया पर अंतिम स्थान पर है। आइए और बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत की 84वां स्थान है। और वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो बात करते हैं कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। और बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है। और वहीं बात करते हैं जापान प्रथम स्थान पर है इसीलिए। और वहीं बात करते हैं अंतिम स्थान तो अफगानिस्तान का अंतिम स्थान रहा है। और वहीं बात करते हैं 97वां यानी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत के स्थान की बात करें तो तीसरा रहा है। और वहीं बात करें प्रथम स्थान तो अमेरिका का, अंतिम स्थान केन्या का रहा है। और यह जारी किया जाता है अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया जाता है। और वहीं बात करते हैं चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की, तो इसमें भारत के स्थान की बात करें तो 49 भारत के स्थान है। और वहीं बात करते हैं प्रथम स्थान तो फिनलैंड का प्रथम स्थान है। और बात करते हैं यह जारी किया जाता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही PBI है। और बात करते हैं इस पर जितना भी स्टार आप लगा सकते हो उसके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं और कर्नाटक के बारे में। और भी कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और राज्यपाल की बात करें तो वजुभाई वाला वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। वहीं बात करते हैं कर्नाटक यानी कि मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक की, तो अभय श्रीनिवास ओक्का जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और वहीं बात करते हैं कर्नाटक राज्य की स्थापना की तो 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और वहीं बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 28 यानी 28। और वहीं बात करते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या की तो 12 यानी 12 यहाँ की राज्यसभा सीट है। और वहीं बात करते हैं विधानसभा सीटों की 224 यानी 224 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। अब आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत के 165 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत की बात करें तो 165 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 120 स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका शॉर्ट नाम की बात करें तो SDSN इसका शॉर्ट नाम होता है। यह इसी का फुल फॉर्म की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और वहीं बात करते हैं इसके छठे संस्करण लॉन्च किया गया है। अगर पूछा गया तो कौन से संस्करण लॉन्च किया, तो छठे संस्करण इसका लॉन्च किया गया है। और कुल देश की बात करें तो कुल भारत यानी कि कुल देश की बात करें तो 165 कुल देश था। और उसी में से भारत का स्थान की बात करें तो 120 भारत का स्थान रहा था। आइए इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब वही बात करते हैं इसमें प्रथम स्थान की तो बात करते हैं स्वीडन और दूसरे स्थान पर डेनमार्क। वहीं बात करते हैं फिनलैंड भी यानी कि इसमें शीर्ष पर रहा है, यानी कि तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। वहीं बात करते हैं यानी कि स्वीडन डेनमार्क के बाद फिनलैंड जो है इस सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है। यानी कि ये दोनों जो है
यानी कि फर्स्ट पे स्वीडन रहा है, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे यानी कि फिनलैंड रहा है। यानी कि तीनों का रैंकिंग की बात करें तो यह तीनों शीर्ष पर ही रहा है। और वहीं बात करते हैं 2015 के बाद पहली बार सभी देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति में उलटफट दिखाई है। यानी कि सतत विकास कार्य इसमें जो है गोल है, कोविड-19 के बाद सभी देशों ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से किया है और जिसमें कि उलटफेर देखने को मिला है। और वहीं बात करते हैं SDR 2021 को SDSN के अध्यक्ष प्रोफेसर जेफरी सेच के नेतृत्व में लेखकों के एक समूह द्वारा लिखा गया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यानी कि ये जो कि इसके जो जेफरी सेचू के नेतृत्व में लेखकों द्वारा यह जो लिखा गया है, लेखकों द्वारा इसके नेतृत्व में लिखा गया है कि यह जो है यानी कि यह जो गोल है जो जारी किया जाता है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और वहीं बात करें तो यानी कि अगर की बात करें तो ये आपको यह क्वेश्चन पूछे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। और वहीं बात करते हैं SDR एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 109 यानी कि 193 देश सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के अध्यक्ष जेफरी सेचू है। और बात करते हैं वहीं सतत विकास समाधान नेटवर्क का मुख्यालय की बात करते हो फ्रांस, पेरिस और न्यूयॉर्क USA में, यानी कि फ्रांस पेरिस में भी है और न्यूयॉर्क USA में भी इसका मुख्यालय है। यानी कि बात करते हैं यह तो बात करते हैं यह जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 193 यानी कि 193 देशों में से इसमें जो लक्ष्य रखे जाते हैं सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो 17 लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य रखे जाते हैं। इसी में से जो देश अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उसको फर्स्ट स्थान मिलते हैं और जो सबसे खराब रहते हैं उसको खराब स्थान मिलता है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत के स्थान की बात करें तो 51वां स्थान है। और बात करते हैं ये स्विस बैंक की के बारे में या जो धन जमा किया जाता है इसके बारे में हम कुछ विस्तार से जानते हैं। बात करते हैं स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस फ्रैंक के अनुसार यानी कि 2.55 बिलियन और भारतीय रुपया के अनुसार की बात करें तो 20,706 करोड़ के साथ भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में 51वां यानी कि 51वां स्थान पर रखा गया है। तो यह बात करते हैं स्विस फ्रैंक के अनुसार 200 यानी कि 2.55 बिलियन और भारतीय रुपये के अनुसार की बात करें तो 20,706 करोड़ के अनुसार भारत को यह 51वां स्थान पर रखा गया। और वहीं बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम इस सूची में सबसे ऊपर में है। और दूसरे नंबर की बात करें तो यूएस की बात करें तो यानी कि यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो तीसरे स्थान पर रहा है, यानी कि 377 बिलियन रुपये के साथ यह प्रथम स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है। वहीं 152 बिलियन यानी डॉलर के साथ जो बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर रहा है, यानी कि दूसरे स्थान पर रहा है। यूनाइटेड स्टेट दूसरे स्थान पर रहा है और पहले स्थान की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम। भारत की स्थान की बात करें तो 51 स्थान पर भारत है। वहीं बात करते हैं स्विस बैंक में विदेशी ग्राहकों के पैसे के मामले में भारत न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से आगे था। और जो बात करते हैं भारत में जो भी बड़े बड़े आदमी हैं यानी कि अक्सर बड़े बड़े आदमी की पैसा ये स्विस बैंक में यानी कि माने जाते हैं कि इसमें जमा है। और वहीं बात करते हैं स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा रखे गए फंड 2020 में 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक है, यानी कि इससे भी अधिक है। भारतीय रुपये के अनुसार से बात करें तो 20,700 करोड़ रुपये से भी अधिक है हो गए हैं। और वहीं बात करते हैं जो कि अब तक में यानी कि अब तक में बात करते हैं 13 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर रहा, यानी कि अभी तक में जो 13 वर्ष से अभी जो रखे गए हैं तो सबसे उच्चतम इस वर्ष में रहा है। और वहीं बात करते हैं गवर्निंग बोर्ड के स्विस
नेशनल बैंक यानी कि गवर्निंग बोर्ड के स्विस नेशनल बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में थॉमस जे जॉर्डन है। थॉमस जे जॉर्डन यानी कि स्विस बैंक नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं। और वहीं बात करें स्विस नेशनल बैंक का मुख्यालय की बात करते हैं, बर्न ज्यूरिख में है। बर्न ज्यूरिख में है। और बात करते हैं आइए और इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके अनुसार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के कितने रुपये ये स्विस बैंक में जमा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं तो यह रुपया स्विस बैंक में जमा है भारत का। और बात करते हैं अब इसके बारे में। अब बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी की बात करें तो बर्न है। और स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं यह यूरोपीय कंट्री है। होश उड़ गए जब ट्रक के पीछे लिखा देखा। होश उड़ गए जब ट्रक के पीछे लिखा देखा कि घर में पैसा रखने वाले तेरा धन काला है। घर में पैसा रखने वाले तेरा धन काला है। और काले धन की बात करें तो यह स्विस बैंक में काले धन ही छुपा कर रखे जाते हैं और लगभग काले धन ही स्विस बैंक में जमा किए जाते हैं। और पता नहीं कितनों का काले जमा हुए धन वहाँ जमा है, कितनों का जमा हुआ है। हाल ही में किसको विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। यानी कि बात करते हैं हाल ही में किसको विश्व बैंक यानी कि विश्व बैंक और IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। तो इसे नामित किया गया है मोंटेक अहलूवालिया को नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। मोंटेक अहलूवालिया की बात करें तो यह योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और यहीं बात करते हैं मोंटेक अहलूवालिया इस समूह के नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू सेला, पाझर बसियोगलू और लॉर्ड निकोलसन स्टर्न करेंगे। इस समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया है। बात करते हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया की। तो मोंटेक अहलूवालिया की तो यह उच्च सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। और बात करते हैं IMF और विश्व बैंक की, तो इसी के उच्च सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और यही है मोंटेक अहलूवालिया। तो बात करते हैं बस विश्व बैंक और IMF के बारे में। अगर वहीं आपसे पूछे कि विश्व बैंक और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की बात करें तो यह जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया था। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि जुड़वा बहनें किस बैंक को कहते हैं, तो यह इसका आंसर हो जाएगा जुड़वा बहनें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहनें कहते हैं। अब बात करते हैं वहीं हाल ही में रिन्यू पावर के CMD सुमंत सिन्हा को UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में मान्यता दी है। बात करते हैं हाल ही में सरकार ने आशीष चंदोरकर को भारत के WTO मिशन के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। अब वहीं बात करते हैं और भी संगठन की, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो WTO की स्थापना की 1 जनवरी 1995 में हुआ था। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की बात करते हैं 1944 में हुआ था। वहीं बात करते हैं एशियाई विकास बैंक यानी ADB की एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। और वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना यानी IDA की स्थापना की बात करें तो 24 सितंबर 1960 में हुआ था। और वहीं बात करते हैं अफ्रीकी विकास संघ की स्थापना की तो अफ्रीकी विकास बैंक की बात करें तो 10 सितंबर 1964 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन की बात करते हैं 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में किया गया था। क्यूबेक कनाडा में इसका स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, यानी कि इस दोनों की स्थापना 1940 में किया गया था एक ही साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, इसीलिए इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख की बात करते हैं तो इसका प्रमुख वर्तमान में अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख है। वहीं बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष मासात्सुगु अस्काबा है। मासात्सुगु अस्काबा अभी वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं।
और बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, यानी देख सकते हैं डेविड मालपास है, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 21 जून को हर साल मनाया जाता है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह भारत के ही पहल से यह योग दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और इसे मान्यता दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए जीवन में हर व्यक्ति को योग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसे प्रत्येक दिन 1 घंटे कम से कम योग के लिए यानी एक्सरसाइज के लिए दिन निकालना, यानी कि 1 घंटे का समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वह स्वस्थ रहते हैं, ना कि कोई भी बीमारी से नहीं होती है, लगभग बीमारी से दूर रहते हैं। तो बात करते हैं पहली बार योग दिवस की बात करें तो यह पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार 21 जून 2015 में घोषणा किया गया था। यह पहली बार 21 जून 2015 में मनाया गया था। और बात करते हैं कितनावां संस्करण है, तो यह संयुक्त यानी कि योग दिवस की तो 7वां संस्करण है। और वहीं बात करते हैं इस वर्ष की थीम की, तो योग दिवस की तो इसका थीम की बात करते हैं तो कल्याण के लिए योग, कल्याण के लिए योग इस वर्ष का थीम है। कल्याण के लिए योग यानी योगा फॉर वेल बीइंग, इसका अंग्रेजी में हो जाता है योगा फॉर वेल बीइंग, कल्याण के लिए योग पर केंद्रित है। योग का अभ्यास कैसे प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। यानी कि योग का अभ्यास की बात करें तो सभी व्यक्ति को स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। वहीं बात करते हैं योग शब्द संस्कृत से लिया गया है। यानी कि बात करें तो योग अगर पूछे जाए तो योग शब्द किससे लिया गया है, तो यह संस्कृत से लिया गया है योग शब्द। इसका अर्थ होता है जुड़ना या मिलना, यानी कि इसका अर्थ होता है योग का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना, शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। और यह जो बात करते हैं शरीर और चेतना के लिए मिलन का प्रतीक है। तो यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह योग शब्द किससे लिया गया है, तो संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, तो जुड़ना या मिलना इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं योग की, तो संयुक्त राष्ट्र ने 90 दिन की में ही घोषणा की थी। यानी कि यह एक पहली थी मतलब बात करते हैं यह एक मनाने की जो घोषणा किया है, यह पहली बार ऐसा हुआ है जो कि 90 दिन के अंदर ही से किसी को मान्यता योग दिवस को मान्यता प्राप्त मिल गया है। और पीएम मोदी ने साल के सबसे लंबे दिन यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव यूएनओ को 27 सितंबर 2014 को रखा और 11 दिसंबर 2014 को यूएन के 177 सदस्यों द्वारा इसे मंजूरी दी गई और 90 दिन में किसी दिवस को प्रस्ताव पास होने का यह पहला मामला है। यानी कि किसी दिवस को जो है 90 दिन के अंदर पास होने का यह पहला मामला है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। तो यह भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि 90 दिन में के अंदर किसी दिवस को कौन से दिवस को मनाने की प्रस्ताव मिला था, तो यह योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव मिला था और मंजूरी मिल गया था इसे 90 दिन के अंदर ही। तो बात करते हैं योग दिवस 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। भारत समेत 190 देशों में इस दिन करोड़ों लोगों ने एक साथ योग किया था। और बात करते हैं योग दिवस जो है पहली बार दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें 2021 की थीम की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए योग, इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम 2021 का है। अब हम बात करेंगे 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है। 21 जून की बात करें तो योग दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करता है। यानी कि 21 जून और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करता है। और 21 जून की बात करें तो 21 जून के दिन यह कर्क संक्रांति होता है। और वहीं 22 दिसंबर की बात करें तो यह मकर संक्रांति 22 दिसंबर के दिन होता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करता है। वहीं बात करते हैं 23 सितंबर यानी 23 सितंबर और 21 मार्च की बात करें तो यह संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर दिन होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात यानी कि दिन रात बराबर होते हैं, इसीलिए इसे शरद विषुव और बसंत विषुव के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं फिर से एक बार तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को कर्क संक्रांति होता है और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है। और वहीं बात करते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है, तो 23 सितंबर 21 मार्च को बराबर होता है। और बात करते हैं इसी को शरद विषुव और वसंत विषुव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियों किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? तो वरुण और 80 नदियों की बात करें तो किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? तो यह उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तो बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करेंगे इस नदी के बारे में। तो यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन यानी एनजीटी के बारे में। तो इस एनजीटी की सबसे पहले बात करते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। और बात करते हैं एनजीटी ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों को कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। यह दोनों दोनों गंगा नदी में मिलती है। यह दोनों जो नदियाँ हैं वरुणा और 80 दोनों गंगा नदी में जाकर मिलती है। ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने यह कदम इन नदियों को अशोधित सीवेज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनाधिकृत निर्माण को ध्यान में रखते हुए उठाया है। यानी कि ये नदियों के किनारे जो अनाधिकृत निर्माण और जो है जो इसमें कोई भी यानी कि प्रदूषण सहित कोई भी मामला हो तो इसको नज़र में रखते हुए यह कदम उठाया है। यानी कि बात करें तो नदियों के तट पर अनाधिकृत निर्माण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुरूप एनजीटी ने इसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए यह फैसला किया गया है ताकि प्रदूषण की समस्या यानी कि पर्यावरण की समस्या और प्रदूषण की समस्या से बचे रहें। इसीलिए यह नदी चर्चा में रहा है। यानी कि बात करते हैं तो नदियों के किनारे जो अनाधिकृत निर्माण जो कि इसे अनाधिकृत निर्माण से नदियों में प्रदूषण की खतरा बढ़ जाए, इसीलिए इसको निर्माण में यानी कि इसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल रहे, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। तो इसीलिए यह नदी चर्चा में रहा है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इसका मूल नाम अजय कुमार बिष्ट है। और राज्यपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है, जो इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ही है। और वहीं बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था। और वहीं बात करते हैं लोकसभा सीटों की, तो सबसे ज़्यादा भारत में लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। और विधानसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं लोकसभा सीट तो 80 है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 31 है। और वहीं बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या तो 404, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटें विधान परिषद की सीटें भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इब्राहिम रईस निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो बात करते हैं यह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। बात करते हैं ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईस ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है, यानी कि जीत लिया है राष्ट्रपति का चुनाव। और वहीं बात करते हैं यह जो इब्राहिम रईस की बात करते हो यानी कि ईरान के हाई कोर्ट के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे न्यायाधीश हैं। और इसी ने यह चुनाव को जीत लिया है। और बात करते हैं इब्राहिम रईस का जन्म 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुआ था। और बात करते हैं ईरान के गृह मंत्रालय ने शनिवार को बताया है कि रईस को चुनाव में करीब 62% मत मिले हैं। मतदान का प्रतिशत महज 48.8 दर्ज किया गया है, जो कि देश के इतिहास में अब तक का सबसे कम मत प्रतिशत है। यानी कि सबसे कम मत प्रतिशत उस ईरान के देश के इतिहास में अब तक में सबसे कम रहा है। वहीं बात करते हैं ईरान की, तो ईरान देश की मुद्रा की बात करते हैं तोमान है, जो हाल ही में बदल कर तोमान रखा गया है। और वहीं बात करते हैं ईरान की राजधानी तो तेहरान है। और वहीं बात करते हैं ईरान और मालदीव की संसद के नाम की बात करें तो मजलिस है। और ईरान की बात करें तो अभी जो चाबहार बंदरगाह है तो वो भारत के द्वारा बनाया गया है। और बात करते हैं ईरान की, आप मैप में देख सकते हैं ये है ईरान। या ईरान की बात करें तो यह एशियन कंट्री है। अब बात करते हैं द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करते हैं यह पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष इसके लेखक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं अमिताभ घोष के बारे में, तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से अमिताभ घोष की बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की बात करें तो यह द नेटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक की लिखी है। और बात करते हैं जॉन मुरे
द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी कि जॉन मुरे के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। पुस्तक जयफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया का उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करती है। और वही बात करते हैं, यह अंग्रेजी के प्रतिष्ठित साहित्यकार है, यानी कि अमिताभ घोष की बात करते हैं, अंग्रेजी के प्रतिष्ठित साहित्यकार है और 2018 में इसे 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यह 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में यह अमिताभ घोष को मिला है। वही बात करते हैं, वो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक है, यानी कि पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1956 में जन्मे, यानी कि इसका जन्म की बात करें तो 1956 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था और साहित्य अकादमी और पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं ये। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए की दान देने की घोषणा की है? तो कितने करोड़ की दान देने की घोषणा की है? तो बात करते हैं 10 करोड़ रुपए की दान देने की घोषणा की है। आइए बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। अब बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो 1928 में किया गया है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली है और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष है। और वहीं बात करते हैं पुरुष कोच की तो बीसीसीआई के पुरुष कोच रवि शास्त्री है और महिला कोच की बात करें तो रमेश पवार महिला कोच है। और वहीं बात करते हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी की तो सेक्रेटरी जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। और यह जो 10 करोड़ की राशि है जो बीसीसीआई के द्वारा दान में दिए जाएंगे तो यह खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए दिए जाएंगे। और बात करते हैं बीसीसीआई के फुल फॉर्म की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडियन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे कि यह जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन की। तो इनमें से कौन से खिलाड़ी टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? यानी कि पहली भारतीय की बात करें तो अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बने हैं और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है। तो यह कौन बनी है? तो बात करते हैं शेफाली वर्मा बने हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से, यानी कि बात करते हैं भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच के इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई है, तो वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट में की दोनों पारियों में अर्धशतक पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। अर्धशतकीय पारी यानी दोनों पारियों में अर्धशतक खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है और दुनिया में यह चौथी खिलाड़ी बनी है। तो वहीं बात करते हैं कि डेब्यू टेस्ट में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी बनकर कमाल दिखाया, यानी कि डेब्यू टेस्ट में बात करते हैं सबसे युवा बल्लेबाज भी बनकर कमाल किया है। और बात करते हैं वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है हीथर नाइट, यानी कि हीथर नाइट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला हीथर नाइट बने हैं। देख सकते हैं ये हीथर नाइट है। और बात करते हैं मिताली राज की बात करें तो मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गए हैं। तो 10,000 की पूछे क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं कि 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज है। अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला की बात करें तो मिताली राज ही है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली मिताली राज और 10,000 रन पूरा करने वाली भी मिताली राज ही है। और बात करते हैं 30 जून 2021 से पहले लिंक नहीं होने पर पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी दोस्तों अभी 30 जून तक जो भी पहले पैन में लिंक नहीं किए हैं तो उसको लिंक करा लें, नहीं तो इसे आधार यानी कि आधार कार्ड जो पैन कार्ड में लिंक नहीं किए हैं तो 30 जून तक करा लें, नहीं तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं वहीं मैक्स वेस्टरपेन ने जीता 2021 का फ्रेंच ग्रैंड फिक्स, यानी कि 2021 का फ्रेंच ग्रैंड फिक्स जीत लिया है। और वहीं बात करते हैं नवीन पटनायक ने विष्णुपद सेठी की बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स की विमोचन किया है। तो का विमोचन किया है? नवीन पटनायक के द्वारा यह विमोचन किया गया है। अब बात करते हैं वन लाइनर करंट की। तो जो वो महिला खिलाड़ी जो टेस्ट मैच और दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली
भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गए शेफाली वर्मा है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले जिस श्वेत यानी कि अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी के जज के रूप में नामित किया गया महमूद जमाल को नामित किया है। यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में पहले भारतीय मूल के जज यानी महमूद जमाल को नियुक्त किया है, जो यानी कि पहले भारतीय मूल के जज है यानी कि अश्वेत जज है, इसे नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया की तीसरे सबसे बड़े डायमंड यानी हीरे की खोज की गई है, तो बोत्सवाना में खोज की गई है। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें तो 20 जून को मनाया गया है, हाल ही में मनाया गया है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग की, जो 21 जून को मनाया गया है। बात करते हैं इब्राहिम रईस किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है, तो सर्वसम्मति से दोबारा एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। और बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां यानी कि 135 स्थान रहा है। वही बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो यानी कि देश की बात करें तो शीर्ष पर रहा है इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा है। अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की वैसी क्वेश्चन की जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी कि एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था, तो यह स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 में स्वीकृत किया गया था। और भारतीय संविधान के निर्माण में काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो संविधान सभा को भारतीय संविधान को निर्माण करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। आइए अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि राज्यों के द्वारा चलाए जाने वाले योजना और अभियान की, यानी कि कौन कौन से राज्य के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं और अभियान चलाए जाते हैं। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान के द्वारा चलाए जाते हैं। कंप्यूटर सिखाने हेतु लैब ऑन व्हील्स योजना दिल्ली के द्वारा चलाए जाते हैं। और मास्क अभियान की बात करें तो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं। और वहीं बात करें तो कोविड आपातकालीन ऋण योजना हरियाणा के द्वारा चलाए जाते हैं। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की बात करें तो करनाल यानी हरियाणा के द्वारा चलाए जाते हैं। आशीर्वाद योजना की बात करें तो पंजाब सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और गोपबंधु संपदिका योजना यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो उड़ीसा के द्वारा चलाए जाते हैं। गोपबंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा के द्वारा चलाए जाते हैं। बच्चों के भरण पोषण हेतु स्पॉन्सरशिप योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं पर्वत धारा योजना की, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाए जाते हैं। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाए जाते हैं। और बात करते हैं महतारी दुलार योजना, यह छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाए जाते हैं। और आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाए जाते हैं। योजना कोरोना मुक्त यानी कि कोरोना मुक्त पिंड अभियान की बात करें तो पंजाब के द्वारा चलाए जाते हैं। ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस मिशन महाराष्ट्र के द्वारा चलाए जाते हैं। और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की बात करें तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और मिशन हौसला कैंपेन की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह चलाए जाते हैं। और बात करते हैं संजीवनी परियोजना, तो यह हरियाणा के द्वारा संजीवनी योजना चलाए जाते हैं। और अंकुर योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे। और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।